सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक विचार पढ़ते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ही ये काम कर सकते हैं। वो हैं हमारे माता पिता और हमारे गुरु। यानी अपने माता पिता का आदर और सम्मान कीजिए और अपने गुरु का भी, और साथ में जितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं अपने गुरु से प्राप्त कीजिए। तो इसी विचार के साथ ही अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ज्ञान सागर पाठ 14 बहू की विदा, जो कि विनोद रस्तोगी जी द्वारा लिखित एक एकांकी है। एकांकी जो है नाटक का ही छोटा भाग होता है, जिसको एक ही अंक में खेला जाता है, यानी एक ही अंक में पूरा कर दिया जाता है। तो बहू की विदा जो है वो एक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने दहेज कम लाने वाली बहुओं का जो दुख है, उनकी जो व्यथा है, उसको मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दहेज के लोभी दहेज लेने के लिए किस सीमा तक गिर सकते हैं और उनकी अकल जो कैसे ठिकाने आती है, इस एकांकी में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, आज का पाठ बहू की विदा। बहू की विदा में जो है 5 पात्र हैं जिन्होंने इस एकांकी में काम किया है। पहला पात्र है हमारा जीवन लाल, जो कि एक धनी व्यापारी है और जिसकी अवस्था 50 वर्ष है। अवस्था यानी आयु, जिसकी आयु 50 वर्ष है। उसके बाद राजेश्वरी, जो जीवन लाल की पत्नी है और जिनकी आयु 46 वर्ष है। उसके बाद रमेश, जीवन लाल का पुत्र है, जिसकी आयु 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी है, जिसकी आयु 19 वर्ष है। और प्रमोद कमला का भाई, जिसकी आयु 23 वर्ष है। तो कमरा जो है आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजनक करुणा का भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, मैं जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमा ही लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। प्रमोद, यह जानकर भी? जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद बड़े ही दुखी स्वर में, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया है, फिर भी अगर। जीवनलाल कड़े स्वर में बोलते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी वालों का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल का नाता क्यों जोड़ा? यानी प्रमोद जो है वो अपनी बहन की विदा कराने आया है। पहला सावन है और पहला सावन लड़कियां अपनी मायके में ही बिताती हैं, लेकिन कमला के जो ससुर हैं वो उसको भेजने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने दहेज, शादी के समय में दहेज नहीं दिया था, तो अब कमला की विदाई नहीं होगी। प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर गुस्से में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक ढंग से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद दायां हाथ आगे करते हुए फैलाते हैं कि इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते। जीवनलाल,
तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला नहीं, कोई आवारा छोकरा नहीं है वो। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, यानी प्रमोद को बहुत गुस्सा आता है। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। दंग रह जाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, हैरान हो जाना। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों के तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना ये भी मुहावरे का प्रयोग है, आश्चर्यचकित हो जाना। यानी जीवनलाल अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि हमने जब हमारी बेटी की शादी की तो हमने बहुत दहेज दिया और बारात की अच्छे से खातिरदारी की, तुम हमारी क्या बराबरी करोगे? हूँ बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? मूंछ ऊंची यानी हम बहुत इज्जत वाले हैं, हमने हमारी बेटी की शादी बड़े अच्छे ढंग से की है। बेटी वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी जो है मूंछ ऊंची है, यानी हमारा बहुत इज्जत मान सम्मान है। प्रमोद जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हैं, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? प्रमोद व्यंग्य से, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है, बहू बहू है। यानी यहाँ पर जीवनलाल जो है वो बहू और बेटी में फर्क करते हैं। अपनी बेटी को तो वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बहू के साथ वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर, और हाँ उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने को कब आओगे? ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देख लूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला है या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लोन में। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है, अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो ना? कमला सिसकने लगती है, सिसकने यानी रोते हुए आंसू बहाने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और इस बार विदाई अवश्य होगी। मैं चोट का मरहम लेकर ही आऊंगा। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए और उन्हें उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता न करो कमला, इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलता पूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम? कमला, मेरी चिंता मत करें आप, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, यानी अपनी ननंद के बारे में वो बताती है। उसकी ननंद का नाम गौरी है, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वो सब भूल जाएंगे। यानी इतना सब होने के बावजूद भी कमला जो है वो अपने ससुराल वालों की बड़ाई ही कर रही है कि उसकी जो सास है वो प्यार की मूर्ति है, बाबूजी का जो स्वभाव है वो जरा सा जिद्दी है, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन प्रमोद कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं,
हो सकता है माँ जी ममता का सिर्फ दिखावा कर रही हों। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। यानी कमला के सास के बारे में बताया गया है, उनके चरित्र के बारे में, कि उनका गोरा रंग है, शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ है, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हुए हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा। प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उनकी तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती है। बैठ जाओ तुम लोग। हंसकर, क्या बातें हो रही थी भाई बहन में। प्रमोद, बस कुशल सेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की भी नहीं सुनते। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी से मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कहता है, 5,000। राजेश्वरी, बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। जाके उनके मुंह पर मार देना और कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती हैं और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती हैं। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा। मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूं और माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं, विदाई जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई कहती है कि तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं। गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। यानी यहाँ पर राजेश्वरी का चरित्र दिखाया गया है, जो कितनी अच्छी सोच की औरत है, जो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखती हैं और उसके पति के द्वारा मांगे गए 5,000 रुपये वो खुद देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लो कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। यानी वो अपनी बहू को और उनको जाकर कहता है कि देखो कि अपनी बेटी का स्वागत कैसे किया जाता है। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब नकटे हैं। नाक वाले यानी जिसकी इज्जत हो और नकटे जिनकी इज्जत चली गई हो। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में ही बुराई दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है। प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। नाक और मूछ से मतलब यहाँ पर इज्जत का सवाल है। यानी जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। यानी जिसके पास पैसा नहीं वो नकटा भी है और मूछ से भी कटा हुआ है। यानी उसकी नाक भी कटी हुई है और उसकी मूछ भी कटी हुई है। यानी जिनके पास पैसा नहीं है उनकी कोई इज्जत नहीं है। नेपथ्य से होरन का स्वर। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे से जो है वो होरन की आवाज आती है। जीवनलाल खुश होते हुए, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई की थाली तो लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं, यानी चेहरे पर उदासी छाई हुई है। बरसाती कोट सोफे पर रुककर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है। रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई, क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर क्यों नहीं आई। रमेश, उन्होंने विदाई नहीं की बाबूजी। जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मार दिया हो। विदाई नहीं की, क्यों नहीं की विदा। रमेश, कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी, उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी वापिस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो।
बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक बोहें सिकुड़ी ही रहती हैं। नाक बोहें सिकुड़ना यानी अपने मुंह को चढ़ा कर रखना। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत भी कोई चीज होती है। राजेश्वरी बीच में ही अपने पति को टोकती है कि अब शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हो, कुछ देर पहले तुम क्या बोल रहे थे। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है मेरी बहू में और बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके किसी का अपमान कर रहे हो। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न सुख मिलेगा और न ही शांति। यानी यहाँ पर जो जीवनलाल की पत्नी है वो उनको समझा रही है कि तुम बेटी और बहू में फर्क करना छोड़ दो। जब तक तुम बहू को बेटी नहीं समझोगे, ना ही तुम्हें सुख मिलेगा और ना ही शांति मिलेगी। जीवनलाल बेचैनी में इधर उधर टहलते हैं, हाथ मल रहे हैं, सिर झुका हुआ है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, कैसी अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह भी बेटी वाला है, तो सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। जीवनलाल रुक कर पत्नी की ओर देखते हैं। शायद तुम ठीक ही कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहता है कि अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर कहते हैं, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल बड़े दुखी स्वर में कहते हैं कि ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित न करो बेटा, यानी मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से दे दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला हर्ष से आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यवनिका यानी नाटक का जो पर्दा है वो गिरता है। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार जो है इस पाठ में दहेज कम लाने वाली बहुओं का जो दुख दिखाया गया है उसको मार्मिक ढंग से उभारा गया है, और लास्ट में जो है जो दहेज के लोभी हैं उनको सबक भी सिखाया गया है और बताया गया है कि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही एक जैसी होती हैं। यदि हमें परिवार में सुख और शांति चाहिए तो हमें बहू को भी बेटी ही समझना होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।